हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो अभी हमारा जो सीरीज फिनिश हुआ है रिसेंटली कॉम्प्लेक्स का हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, सभी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स एनालिटिक जो फंक्शन था वो पूरा फिनिश करा दिया। साथ में अब तक के आए हुए जितने क्वेश्चंस थे वो भी कराए और अपनी तरफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया है, ठीक है। तो जिस किसी ने भी नहीं देखा जाके देख सकता है। तो आज हमारा जो सीरीज स्टार्ट होगा वेक्टर एंड वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। तो इसमें जो 12th वाला जितना टॉपिक है वो और प्लस जो ग्रेजुएशन का टॉपिक है जितना, ठीक है, वो ग्रेड, डाइवर्जेंस, कर्ल, ठीक है, वो भी सब आएगा और वेक्टर डिफरेंशिएशन भी आएगा, वेक्टर इंटीग्रेशन भी आएगा और साथ में इसमें ग्रीन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी कराई जाएगी। मतलब आपको बिल्कुल जीरो से लेके एंड लेवल तक कराया जाएगा, जहाँ तक कि टीजीटी और पीजीटी दोनों में आता है। एलटी के सिलेबस में थोड़ा कम है बट जीआईसी के सिलेबस में सभी है, ठीक है। तो पूरा पढ़ाया जाएगा एलटी और जीआईसी दोनों को देखते हुए, ठीक है। तो अभी हमारा लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होगा, किसका, वेक्टर और वेक्टर कैलकुलस का, ठीक है। जो कोई भी हमारा अगर बैच लेना चाहता है तो वो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 8630804037, ठीक है। तो अभी इसका एक पार्ट हो चुका है, मतलब एक टॉपिक हो चुका है वेक्टर, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक मान लो स्टार्ट हुआ है आज से, वेक्टर एंड वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। तो आइए देखते हैं वेक्टर और वेक्टर कैलकुलस को बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और एंड लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाए। देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर एंड वेक्टर कैलकुलस। एक सेकेंड, देखिएगा हमारा जो टॉपिक है वेक्टर एंड वेक्टर कैलकुलस, इसको भी स्टार्ट करेंगे। इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले हम वेक्टर में पढ़ेंगे कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, उसमें भी पहले आएंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जैसा कि हम वेक्टर पढ़ने वाले तो हमें क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। नाम ही है स्केलर, ठीक है। और साथ में दूसरा वेक्टर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड तो दोनों में ही होता है, अगर डायरेक्शन बढ़ जाती है तो वो क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है, अदरवाइज वो स्केलर क्वांटिटी होगी। जैसे मास है, मास में हमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लो 2 किलो चाहिए कुछ भी, तो हम ये नहीं बोलेंगे 2 किलो पश्चिम में चाहिए, 2 किलो उत्तर में चाहिए, ऐसा नहीं बोलेंगे, सिंपली 2। जैसे डिस्टेंस भी बोलना 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, डायरेक्शन नहीं बताते हैं उसमें, ठीक है। तो मास है, डेंसिटी है, डिस्टेंस है, स्पीड है, ये सब सारी क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ही हमें पता होना चाहिए कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तभी हम निकाल पाएंगे ना डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की जो शॉर्टेड डिस्टेंस होती है, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, या कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो। वेलोसिटी, ठीक है, एक्सीलरेशन, फोर्स, मतलब जितनी भी क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट से बनती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, ठीक है। इस तरह से जो हमारी क्वांटिटी रहेंगी वो सब हमारी कैसी क्वांटिटी रहेंगी, वेक्टर क्वांटिटी रहेंगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों क्वांटिटी आ जाती हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका, इज करंट ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपको बताना है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायरेक्शन भी होती है वहाँ पे, ठीक है। और क्या होता है कि वैल्यू भी होती है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, कितना भी है। तो करंट क्या वेक्टर क्वांटिटी होता है या नहीं होता है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन जो लॉ होता है उसको, रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो वही लिखा है, नो बिकॉज वेक्टर एडिशन लॉ नॉट फॉलो, ठीक है। अर्थात जो करंट होता है वो उसमें वेक्टर का एडिशन लॉ फॉलो नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, जैसे कोई भी नंबर लिखा ए वेक्टर, ये ऊपर जो वेक्टर लगा है इसी को पढ़ते हैं। जैसे मान लो सिंपली ए लिखा है तो ये स्केलर में रहेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं तब ये वेक्टर ए हो गया, ए वेक्टर हो गया। सिंपली बी, ये मैग्नीट्यूड है बी का,
अब ये वेक्टर क्वांटिटी में बदल गया, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। एंड देयर मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस आर रिप्रेजेंटेड बाई, जैसे सिंपली ए बी सी लिख दिया, ऐसे कर सकते हो या इस तरह से करते हो। तो सिंपली समझिएगा, जैसे अगर ये लिखा है या ए लिखा है तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। चाहे वेक्टर के ऐसे भी लगा दो तो भी ये सब मैग्नीट्यूड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, अर्थात मॉडुलस फॉर्म में भी बोल सकते हो इसको। और जो सिंपली अगर हमें वेक्टर है तो ये वेक्टर फॉर्म है और ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। स्केलर फॉर्म भी बोल सकते हो इसको। तो क्या होगा, वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और इन्हीं के अगर से हम वेक्टर हटा दें तो वही हमारा मैग्नीट्यूड या मॉडुलस कहलाता है। या हम वेक्टर के ऊपर मॉडुलस भी लगा दें तो भी हमारा क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। अभी आप समझेंगे इसको कि स्केलर क्वांटिटी कैसे बन जाता है, वो भी सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ठीक है। सिंपली समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ है 2i + 3j + 4k, इसमें हमारे डायरेक्शन दे रखा है। जैसे i j k क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह से, तो जो x एक्सिस वाई एक्सिस और z एक्सिस आपने पढ़ा है उसी के पैरेलल, मतलब इसको i से, इसको j से और इसको k, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। मतलब जो x एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन होती है वो x एक्सिस i होती है, ऐसी y और z, ठीक है। वहाँ पे हम कार्टेशियन प्लेन में x y z पढ़ते हैं, यहाँ वेक्टर में हम उन्हीं को ध्यान देंगे i j k के तरह, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो हमारा एक वेक्टर दे रखा है a 2i + 3j + 4k, ठीक है, ये दिया हुआ है। जब ये दिया हुआ है तो इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो i का कोफिशिएंट होता है उसका वर्ग करना, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, j के कोफिशिएंट का वर्ग 3 का वर्ग 9, j के k के कोफिशिएंट 16, तो ये 9 4 13, 13 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब ये डायरेक्शन में था, अब ये विदाउट डायरेक्शन है, इसका मतलब ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। समझ में आया होगा। इस तरह से ही हम क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नीट्यूड हो गया। लेंथ ऑफ एरो, ठीक है, लेंथ ऑफ एरो क्या होता है उसको समझना है। तो यहाँ तक की चीज़ों में अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आगे समझते हैं। बहुत आराम में समझना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। भले 1-2 लेक्चर ज़्यादा लग जाएगा बट प्रॉपरली ऐसे समझ में आना चाहिए कि अब तक के आए हुए सारे क्वेश्चन आप पे सॉल्व होने चाहिए, ठीक है, और अच्छे से आप कर पाएँ एग्ज़ाम में। तो जैसे ये मान लो कोई भी एक ए बी वेक्टर लिखा है, ठीक है, इसको हम ए वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। तो इसकी लेंथ को क्या होगा, जैसे ये वेक्टर जो है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ये वेक्टर को ए से डिनोट कर रहा है, तो इसकी लेंथ को निकालेंगे। लेंथ का मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो ये जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे हम क्या पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जैसे कोई भी वर्टिसेस 3, 4, 2, 1 और 1, 3, 1, 5 मान लो, ऐसे दिया हुआ है। तो अभी ये क्या है, इनके कोऑर्डिनेट्स है, तो इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस निकालेंगे तब इसकी लेंथ निकलेगी। ए बी का मॉडुलस मतलब ए बी की लेंथ, मॉडुलस ऑफ ए बी मतलब लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि किसी भी वेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ ए टू बी है, डायरेक्शन ऑफ ए की जो है हमारा, देखिए ए से कहाँ तक है बी, तो जो ए वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। देखिएगा एरो जिस साइड में लगा वही उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ तक की क्वांटिटी में हमने सिर्फ इतना सीखा कि क्वांटिटी क्या होती हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, ठीक है। सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। करंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ इसमें फॉलो नहीं होता, ठीक है। तीसरा नोटेशन बता दिया, ऊपर अगर वेक्टर लगाएंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर हटा देंगे या वेक्टर के ऊपर मॉडुलस लगा देंगे तो वो दोनों क्वांटिटी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगी या मॉडुलस को। अब एक वेक्टर बताया था, उसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं वो समझा दिया था, ठीक है। उसके बाद किसी भी वेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं वो समझा दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे समझिएगा। तो बहुत आराम में समझना, जब शुरुआत अच्छे से समझ आ जाएगी तो आगे बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। अब वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है उसको समझना है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन लॉ को समझेंगे। जैसे मान लो हेडिंग आप देख लेंगे,
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ना है। मान लो ए बी और सी दे रखा है, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब तीसरा एडिशन करेंगे तो वो इस तरह से होगा, ठीक है। और ए सी कैसे निकलेगा, तो ए सी वेक्टर बराबर होगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अगर हम तीनों की डायरेक्शन एक ही तरफ कर देंगे तो उनका एडिशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है ए बी बी सी एक तरफ जा रहे हैं, जो एक तरफ वेक्टर जाते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पे गया और यहीं से आगे ये बढ़ गया, तो ये दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर सिंपली लिखना चाहें अगर हम, तो ए वेक्टर बी वेक्टर एक तरफ जा रहे हैं और सी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसको माइनस सी वेक्टर लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर हो गया, और ए वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर क्या है, बी सी वेक्टर, और सी क्या है, ए सी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे अगर मैं इसको सी मान लेता तो, ठीक है। तो सिंपली ये कहानी है हमारी। ए जो एक तरफ जाएंगे वो जुड़ जाएंगे, जो दूसरी तरफ जाएगा उस डायरेक्शन चेंज होगा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, अर्थात दूसरी तरफ ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा ए और सी का डायरेक्शन एक तरफ है, देखो ए इधर जा रहा है, फिर यहीं से सी इधर जा रहा है, तो a प्लस सी बराबर में b हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा कि हम इसको एक तरफ रखेंगे, ये नहीं है, हम डायरेक्शन देखेंगे। देखो a इधर जा रहा है और फिर इधर से c जा रहा है, तो a और c का सेम डायरेक्शन हो गया, और v अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में वेक्टर को कैसे ऐड करना है इतना समझ आ गया होगा, कब प्लस लेना कब माइनस लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम का एडिशन लॉ कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखेंगे। पैरेललोग्राम के लिए तो पैरेललोग्राम क्या होता है, वही समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो अगर हम ये वाला निकालेंगे तो ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, दोनों के योग के बराबर आ जाएगा। अब जितना ये है उतना ये हो जाएगा, जितना ये है इतना ये हो जाएगा। तो इधर से भी निकालोगे तब भी ये वेक्टर इतना ही निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम वेक्टर एडिशन ला देख सकते हैं, ठीक है। अर्थात ए सी को कैसे निकाल लेंगे, सेम जैसे ट्रायंगल पे लगाया था वैसे ही यहाँ पे। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं लूप ला क्या होता है। लूप में मतलब एक क्लोज हो जाता है पूरा चीज़, मतलब एक ही डायरेक्शन में सारी चीज़ें चलेंगी। देखो जैसे यहाँ से ए फिर सी और फिर इधर आ गए, मतलब इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। पूरा लूप का मतलब इस तरह से जहाँ से चले वहीं पे आके रुक जा रहे हो, मतलब डायरेक्शन ऐसा नहीं कि ऐसे चल रहे हो यहाँ तक डायरेक्शन ऐसी है फिर डायरेक्शन उल्टी आ गई, ये नहीं। तो इसमें लूप लॉ में इस तरह से, जैसे मान लो यहाँ ए है, इधर V फिर इधर C, तो जब लूप जहाँ बंद हो जाएगा तो वहाँ पे तो आपको पता है तीनों जुड़ जाएंगे और इक्वल में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे लूप लॉ, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग देखते चलेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है हर चीज़ लिख के कि हम हेडिंग लिखेंगे तो आपका टाइम ख़राब होगा। तो आप देख तो रही हैं यहाँ लूप लॉ लिखा हुआ, अब उसको मैं दोबारा कॉपी पे लिखूँगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। अब एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, उसको समझने का प्रयास करिएगा। अब ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से एक फिगर बना हुआ है और इस फिगर में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में हमें क्या करना है, बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो उस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। अब ज़रा ध्यान से देखो, चित्र नहीं बनाते हैं, चित्र के अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। चित्र यहीं देख लीजिए, चित्र बनाएंगे तो टाइम ख़राब होगा। अब सबसे पहले देखो ए इधर जा रहे हैं, आप एक तरफ से लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस में होगा मतलब इधर से, बी उसके नेगेटिव जा रहा है उसको माइनस में ले लो, सी उसी डायरेक्शन में जा रहा है प्लस में ले लो, डी अपोजिट डायरेक्शन मतलब आप इधर से चल रहे हैं, जो आपकी डायरेक्शन में चलता रहे उसको प्लस और जो आपके अपोजिट पड़े उसको नेगेटिव, तो डी माइनस हो जाएगा। अब एक्स भी माइनस हो जाएगा। अब सब हो गया तो बराबर में कितना कर देंगे, 0। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखो ए प्लस बी, हम जा रहे हैं ऊपर और बी आ रहा है नीचे, जो हमारे अपोजिट आएगा उसको नेगेटिव, हम सी की तो इधर तो चल ही रहे हैं, अब ये दोनों नेगेटिव में आ गए। तो अब यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, एक्स बराबर निकालना तो एक्स बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, तो एक्स उधर आके प्लस हो जाएगा, बाकी ये सब तो इधर है ही, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। तो ऐसा देखो ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं करिएगा किधर प्लस किधर माइनस, आप एक तरफ से चलना स्टार्ट करिए और जो आपकी डायरेक्शन में आता जाए वो प्लस और जो आपके अपोजिट आएगा उसको माइनस, बाकी लेफ़्ट राइट करके बराबर कर लीजिएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको बहुत बेसिक से समझाने वाला हूँ मैं, इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको नल वेक्टर बोलते हैं। अर्थात डायरेक्शन क्या होता है? एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, वो किधर भी डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि वो नल वेक्टर है, उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं। अब मान लो हम जीरो के साथ आई लगाए, जीरो के साथ के लगाए या जे लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसलिए चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो नल वेक्टर होता है उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, अर्थात वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन के साथ होता है। समझ गए होगे इसको, बहुत आसान चीज़ है। अब आगे अगर हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 हो जाए, अर्थात जिसका मॉडुलस क्या हो, 1 हो। जैसे मान लो अगर मैं आई बराबर ले लेता हूँ, तो आई का अगर मैं कोई वेक्टर मान लो ए है, इसके बराबर में आई हो गया, ठीक है। तो इसका अगर हम मॉडुलस की बात करेंगे, आई का कोफिशिएंट 1 है तो इसका मॉडुलस 1 आ गया। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? यूनिट मॉडुलस बोलेंगे, अर्थात यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मॉडुलस 1 होता है, ठीक है। तो सिंपली समझ में आ गया, ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 आएगा वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब आगे समझने की कोशिश करेंगे। और डायरेक्शन, ठीक है, वो तो उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकती है, क्योंकि यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि वो यूनिट है तो किसी एक डायरेक्शन में होगा पर्टिकुलर। ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। जो भी वेक्टर दे रखा हो, जैसे यहाँ ए वेक्टर दे रखा तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, अगर बी दे रखा तो बी की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक कैप कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर से? तो अगर ये हमारा मान लो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कब हो रहा होगा? यूनिट वेक्टर जब रहा होगा जब इसका मॉडुलस 1 आया हो, अर्थात ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और यहाँ से कैप कैसे निकालेंगे? तो ए वेक्टर को उसके डिटर्मिनेंट से, सॉरी मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? ए कैप कहलाएगा। ए कैप जो होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अभी आगे, तो बेसिक सीखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से समझ गए यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मॉडुलस 1 होता है, अर्थात एक कैप कैसे निकलता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलता है, जो भी वेक्टर दे रखा है उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा कैप निकल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होगा? आई होगा, क्योंकि आई का मॉडुलस कितना होगा? आई का मॉडुलस 1 होता है। तो एक्स एक्सिस की अगर हम डायरेक्शन में बात करेंगे तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना होगा? आई होता है। ऐसे बाई की डायरेक्शन में बात करेंगे जे, और जेड की डायरेक्शन में बात करेंगे तो के। यही चीज़ हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज आई, बाई एक्सिस में जे, जेड एक्सिस में के, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स बाई जेड, ठीक है। सिंपली इनका मॉडुलस कितना होता है? 1 होता है। अब फ्री वेक्टर की बात करते हैं। फ्री वेक्टर क्या होता है? इफ़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर नॉट स्पेसिफाइड, मतलब हम कहाँ से चलेंगे ये हमारा फिक्स नहीं है, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, अर्थात स्पेसिफाइड नहीं होता है, तो ऐसे वेक्टर को हम फ्री वेक्टर बोलते हैं। फ्री का मतलब क्या है? उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि कहाँ से चलना है, स्टार्टिंग कहाँ से, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका कोई भी बाउंड नहीं है, ऐसे वेक्टर को फ्री वेक्टर बोलते हैं। अर्थात अब आता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अर्थात ऐसा पॉइंट जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ओरिजिन जैसे यहाँ पे है और ये पॉइंट है, ठीक है, तो पोजीशन जो वेक्टर होता है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, ठीक है। अर्थात जैसे मान लो ये P है तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? OP बनेगा। और जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 0 0 होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो 0 0 0 है तो 0 0 का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे P को देख लो, पहले 1 2 3 लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको डायरेक्शन में हमें लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी ओ के अभी कोऑर्डिनेट 0 0 0 बताए थे, तो वो क्या हो जाएगा? 0i प्लस 0j प्लस का 0k हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर निकालना है। मान लो OP निकालना है, तो जो स्टार्टिंग में होता है वो बाद में आता है, ठीक है। तो P वेक्टर से हमें क्या वेक्टर माइनस करना पड़ेगा? इसको माइनस कर देंगे। तो P से जब हम ओरिजिन को माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को इस तरह से लिखा जा सकता है। पोजीशन वेक्टर जो होता है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर को दिखा सकते हैं। और पोजीशन वेक्टर ही मान लो R वेक्टर है तुम्हारा, ठीक है, उसको R से भी डिनोट कर सकते हो सिंपली। तो R से डिनोट करेंगे तो R लिख सकते हो या उसको P लिख सकते हो। तो यहाँ तक आपने नल वेक्टर सीख लिया, यूनिट वेक्टर सीख लिया, ठीक है। उसके बाद फ्री वेक्टर देख लिया और पोजीशन वेक्टर देख लिया। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब देखिएगा लिखा, ठीक है, एड्रेस पॉइंट। तो एड्रेस पॉइंट क्या होता है उस चीज़ को समझना है। तो एड्रेस पॉइंट हमारा क्या है उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्लियर देखो समझ में भी आ रहा होगा। एड्रेस पॉइंट कोई मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई भी पॉइंट लिख दिया 2D में या 3D में, तो वो क्या करेगा हमारा, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, वो एड्रेस कैसे करना, वो चीज़ हो गई। ठीक है, तो एड्रेस पॉइंट, एड्रेस पॉइंट जैसे आपका जैसे घर कहाँ है, आप एड्रेस डालते हो ना, तो आपके एड्रेस से ही लोग क्या होते हैं आपके पते पे पहुंच पाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे है, जैसे मान लो हमने कोई बिंदु दिखा दिया 1 2 3, अब ये हमारा 3D में हमारे पॉइंट को एड्रेस कर दिया हमने कि एक्स एक्सिस पे 1 चलना, वाई पे 2 चलना, जेड पे 3 चलना, जहाँ पे होगा वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, वो हमारा एड्रेस पॉइंट हो जाए। जैसे 3D में आप फिगर नहीं समझ पा रहे होगे, मैं आपको 2D में एक फिगर बना के समझाता हूँ। जैसे मान लो 4,5 है, तो x पे कितना चलेंगे 4, 1 2 3 4, y पे 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 5 और यहाँ से 4। तो अब हमने इस पॉइंट को लोकेट कर दिया था खाली 4,5 पे। कोई मान ले अगर कह दे हम 4,5 पे खड़े, तो इसका मतलब वो यहाँ पे खड़ा है, तो उसका पॉइंट एड्रेस हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे है, 3D में इस तरह से दिखाते हैं। इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर हमें दिखाना है तो IJ लगाना पड़ता है, I + 2J + का 3K, तो इसको बोलते हैं एड्रेस पॉइंट। समझ गए होगे, ठीक है। अब इसका मान लो पोजीशन वेक्टर, अभी जो बताए थे पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो भी समझ लो। जैसे मान लो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो इन दोनों का जैसे मान लो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर को हम जनरली जैसे यहाँ पे चित्र से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये A पॉइंट दे रखा है और ये B पॉइंट दे रखा है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से O को मिला दिया, O ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, OB भी हमारा पोजीशन वेक्टर। तो O साथ में लिया जाता है, मतलब मूल बिंदु को सापेक्ष ही लेना है। तो A के कोऑर्डिनेट है मान लो 2 1 और 0, और B के कोऑर्डिनेट हमारे 3 2 और 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है, किसका, AB। मान लो AB वेक्टर निकालना है, तो AB वेक्टर कैसे निकलेगा, वही चीज़ हमें बहुत ध्यान से समझना है। जैसे मान लो दो बिंदु दे रखे हैं, A दे रखा, B दे रखा, तो AB कैसे निकालें, तो AB कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो ध्यान रखिएगा, अभी ये गलत लिखा हुआ है, पहले B लिखा जाएगा फिर A लिखा जाएगा। ठीक है, जो आपका पहले लिखा होगा वो बाद में आएगा, ठीक है, और जो बाद में लिखा वो पहले आएगा। तो ये जो O दे रखा है, A दे रखा है, यही हमारा OA बन जाएगा, 2i + का J और + का 0 के, और जो B है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो हमारा OB बन जाएगा, 3i + 2J। अभी बेसिक से चल रहा है इसलिए थोड़ा धीरे है, वरना आप डायरेक्टली समझ जाएंगे, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। सीधे इस पॉइंट से इस पॉइंट को माइनस कर दो, निकाल लोगे, बाद में IJ लगा लो, पहले से पहला माइनस करो, 3 - 2 1 बचा, I हो गया। अब 2 - 1 करेंगे तो भी वो 1 ही बचेगा, अब 1 में से 0 घटाएंगे तो वो भी 1 ही बचेगा। तो ये हमारा हो गया AB वेक्टर। तो AB वेक्टर को कैसे निकाल पाए हम, जैसे मान लो हमें CD वेक्टर निकालना होता है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जो लास्ट में लिखा उसको पहले और जो पहले लिखा उसको बाद में। अब पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा होगा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर को स्थित सदिश, स्थित सदिश। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है मैं बताता चलूँगा। तो स्थित सदिश वेक्टर तो आप जानते ही, सदिश को वेक्टर बोलते हैं। और अभी ऐसा कोई पॉइंट आया नहीं था जो आपको बताना पड़ता, बाकी तो सब सुने हुए हैं। यूनिट वेक्टर को एकांक सदिश बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ें निकाल सकते हैं। क्लियर है। अभी मान लो अगर AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता तो क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लो हमारा एक हमने AB वेक्टर निकाला, तो AB वेक्टर कैसे निकलेगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर से निकल जाएगा। अब मान लो अगर हमें BA वेक्टर निकालना होता तो क्या होता, OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। ठीक है, तब निकलता। तो इसका तो अभी बताए थे AB वेक्टर कितना आया था, I + J + K आया था। और ये BA वेक्टर कैसे निकलेगा, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 में से 3 जाएगा, तो ये सब नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, नेगेटिव में। अब अगर AB वेक्टर का मॉडुलस निकालना हो तो इसमें इसके कोफिशिएंट का करेंगे 1 का स्क्वायर 1, J का भी 1, K का भी सब, तो ये √3 आ गया। अब मान लो BA का अगर हमें मॉडुलस निकालना हो तो I का कोफिशिएंट -1 स्क्वायर करेंगे 1, J का भी -1 स्क्वायर करेंगे 1, K का भी -1 स्क्वायर करेंगे तो ये भी माइनस है तो 1, तो भी कितना आया, √A आया। तो अगर हमारा कोई भी वेक्टर लिखा है उसका अगर हम डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन बदल जाती है। जैसे मान लो अभी हमारा इस डायरेक्शन में I + J + K इस डायरेक्शन में है वेक्टर, और जैसे ही हम नेगेटिव करेंगे तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी इस तरह से। ठीक है,
ये सिंपली मैं एक समझा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं आएगा वेक्टर, ठीक है, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया था, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ओ ए ओ बी समझ गए, ए बी कैसे निकालेंगे, फिर बी ए कैसे निकालेंगे, उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, ठीक है। और एक चीज़ का मैग्नीट्यूड अभी समझा भी दिए हैं, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जैसे ये ओ है और ये पी है, तो ओ पी वेक्टर को ही हम क्या बोलेंगे, आर वेक्टर, अर्थात वही हमारा मैग्नीट्यूड होगा। तो इसमें हम आई जे के ऐड कर लेंगे, लगा लेंगे, क्योंकि अभी तो ये पॉइंट फॉर्म में लिखा है और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आई जे के लगा देंगे, आई जे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे, आई का एक्स एक्स स्क्वायर, जे का वाई वाई स्क्वायर प्लस के। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लो सिंपली मॉड ए बी, अगर हम दो बिंदुओं का मॉड निकालते हैं वेक्टर का, तो वो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण होता है कि उसका परिमाण कितना है, ठीक है, वैल्यू कितनी है, ठीक है। डिस्टेंस तो आप जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला सिंपल, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पे जो अभी हमने ए बी निकाला था, ए बी का मॉडुलस निकाला था, ये क्या था, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ही थी। तो 3 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, 3D में, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z, चाहे 1 में से घटाओ चाहे 2 में से घटाओ, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, का स्क्वायर बराबर हमारा ए बी है, तो ए बी स्क्वायर या रूट लगा लेते हैं। तो ये पॉइंट दे रखे थे, तो 3 में से क्या करते, 2 ही तो करते, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ऐसी 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तीसरा 1 माइनस 0 का स्क्वायर। ये जो वेक्टर है पहले से दूसरा माइनस करते चले जाते हैं, तो क्या हो जाता, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 हो जाता, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर फिर 1 माइनस 0 1 हो जाता, इधर ए बी स्क्वायर। तो ए बी निकालते कितना आ जाता, √3। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी होता है वो कुछ नहीं होता है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, जैसे ए बी के बीच की दूरी निकालना है तो कुछ नहीं करना, उनका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। और ये वेक्टर में भी, कॉम्प्लेक्स में भी समझा चुके हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डिस्टेंस कैसे, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब मान लो ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालना होगा। और ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से। तो घटा देंगे उसको सिंपली। अब देखो कैसे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया ए बी वेक्टर। अब इसका हमने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, 12 आ गया। 12 को 4 गुणा 3, 2√3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर जो होता है वो क्या करता है, जैसे सिंपली एक वेक्टर लिखा है तो वो ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर दो वेक्टर के नाम ए बी दे रखा है, बी सी या सी डी दे रखा है, तो उनका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा। और सिंपली अगर खाली ये वेक्टर दे रखा और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिए तो निकाला डिस्टेंस ही है, बट वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाला है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, समझिएगा इसको, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई स्केलर, अगर हम किसी स्केलर को से मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर में तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो क्या होता है कि स्केलर जो होता है वो सिंपली सभी के साथ ऐड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा आई जे के कोफिशिएंट के साथ। जैसे देखिए यहाँ पे एक वेक्टर था सिंपली, और इस वेक्टर को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सभी के साथ चला जाएगा। अभी इसको देखो समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है, ठीक है, 2i + 3j + 4k। अब इस वेक्टर में मान लो स्केलर से गुणा करना है। स्केलर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, या पहले बाहर लिख लो अगली लाइन में कर लेना, क्योंकि अभी बेसिक सीख रहे हो, बाद में तो वैसे ही स्पीड में चलना है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इधर 3 जा 6 और 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपली समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है उसको समझना है। जैसे मान लो कि कोई कांस्टेंट है और 2 वेक्टर लिखे हुए हैं,
तो आप दो काम कर सकते हो, दोनों वेक्टर्स को ऐड करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, दोनों वेक्टर में अलग अलग मल्टीप्लाई करके स्केलर की फिर बाद में ऐड कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी है। अब मान लो कि आपके दो स्केलर हैं आपके पास और एक वेक्टर है, तो हम क्या कर सकते हो, दोनों स्केलर्स को जोड़ के सीधे वेक्टर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, या प्रत्येक वेक्टर स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लाई कर लें पहले और उसके बाद ऐड कर लें। तो ये क्या होता है, ठीक है, स्केलर की जो मल्टीप्लाई का रूल है किसी वेक्टर में, तो उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। समझ गए होगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, अभी आगे चीज़ें पढ़ेंगे, अभी एंगल निकलता होता क्या वो बता रहे हैं। जैसे मान लो हमें क्या पढ़ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब जैसे मान लो एक वेक्टर तुम्हारा ये है ए और दूसरा वेक्टर मान लो बी है, तो क्या करना है, जो इनका टेल है ना, तो टेल से टेल को मिलाना है और बाकी बीच में जो भी एंगल बनेगा, जैसे ये मान लो ए जा ही रहा था, अब इसको उठा के बस क्या करना है, इसी टेल पे रख देना है। जैसे मान लो ये हो गया, तो इनके बीच में जो इनकी एंगुलर डिस्टेंस होती है वो हमारा क्या कहलाती है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहलाती है। वो वेक्टर कैसी कैसी भी फॉर्म में, मान लो दो ऐसे हैं, तो क्या करना है, ये उठा के इसके टेल को टेल से मिला देना है, मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ मिला दिया। तो इस तरह से हम वेक्टर का, दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को पता कर सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, निकाल लेंगे फार्मूले, अभी आगे आएंगे, अभी बिल्कुल बेसिक सीख रहे हो। ठीक है, तो आप जल्दबाजी मत करिएगा, एक लेक्चर में अपना बेसिक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर आपके हार्ड लेवल के ही क्वेश्चन चलेंगे, ज़्यादा लो लेवल के नहीं चलेंगे। अभी बेसिक है तो थोड़ा सीख लीजिएगा। अब आगे आता है भाई कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, या तो वो वेक्टर एक के ऊपर एक होंगे, कोलिनियर हो गए, या वो पैरेलल होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज आइदर 0 और 180। ठीक है, तो हम उनको कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल। ठीक है, ये क्या होते हैं उस चीज़ को समझना है। मतलब ऐसे दो वेक्टर जिसके बीच का एंगल क्या हो जाए, एंगल जो है या तो 0 हो जाए या 180 हो जाए। अब 0 कैसे, जैसे एक वेक्टर ये जा रहा है, दूसरा वेक्टर ये जा रहा है, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये वेक्टर उठा के हमने इसके ऊपर भी रख दिया, जैसे मान लो ए हमारा ये था, ये बी था, उठा के हमने ए के बी के ऊपर ए रख दिया, ए के ऊपर बी रख दिया, तो इसी के ऊपर ए बी आ गया। अब ठीक है, अब दोनों के बीच में कुछ एंगुलर डिस्टेंस तो बनी नहीं, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक वेक्टर मान लो इस तरह से और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से है, तो ये दोनों टेल से जुड़ेंगे, तो एक वेक्टर तो इधर जा रहा होगा और दूसरा वेक्टर यहाँ से इधर हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180। तो आप समझ गए, अगर दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल या तो 0 हो या 180 हो, ऐसे वेक्टर को हम कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। समझ गए होगे। ठीक है, अर्थात जिनके बीच का एंगल 0 होगा, जैसे इन दोनों की डायरेक्शन एक है, तो ये लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, यहीं पे समझ लो, इन दोनों की डायरेक्शन एक अपोजिट है, तो ये अनलाइक वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये भी समझ लीजिएगा, अनलाइक वेक्टर्स। अर्थात जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होता है, अर्थात पैरेलल जो होते हैं, पैरेलल तो दोनों को ही बोलेंगे। ठीक है, बट जिन दो वेक्टर्स का एंगल 0 हो जाए, ठीक है, 0 हो जाए मतलब वो एक ही डायरेक्शन में होंगे तभी 0 हो पाएगा, ऐसे वेक्टर्स को लाइक वेक्टर्स। ठीक है, जिनके बीच का एंगल 180 हो जाए, अर्थात जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, ठीक है, उनको अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लिखा इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल दे आर प्रोपोर्शनल। मतलब अगर दो वेक्टर्स, ठीक है, समांतर हैं तो वो समानुपाती भी होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो हो सकता है ए वेक्टर का किसी कुछ भी टाइम्स क्या हो, बी वेक्टर के बराबर हो। ठीक है, तब उनको बोलेंगे। ठीक है, तो वो समानुपाती हो गए, अर्थात ये हम हटा देंगे तो ए वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू बी वेक्टर, समानुपाती हो जाएगा। अब कोई ना कोई एक स्केलर से गुणा करेंगे तो ये बराबर आ जाएंगे। तो वही बोला गया, अगर टू वेक्टर्स पैरेलल हैं दे आर प्रोपोर्शनल, दो वेक्टर समांतर हैं तो वो कैसे होंगे, समानुपाती होंगे। इन चीज़ों का बहुत यूज होना है आगे। आपने कैलकुलस में वेक्टर में कॉम्प्लेक्स में जब मैंने पढ़ाया था तब भी आपने देखा था, थ्योरी पे बहुत ज़्यादा कमांड किए थे, तो क्वेश्चन कितनी आसानी से निकले थे। ठीक है, 3 दिन में इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी क्वेश्चंस की संख्या लगभग वही है, 300 के करीब। ठीक है, तो आपको क्या है, थ्योरी पे कमांड बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, जिससे 300 क्वेश्चन हम 3 दिन में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है कि एक सप्ते में पूरा वेक्टर और वेक्टर कैलकुलस ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से पढ़ेंगे कि एक सप्ते के अंदर हम ख़त्म कर लें। अगर इस स्पीड से चलेंगे तो 3 महीने में अपना सिलेबस 100% कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, अब उसी पे हमारा एक क्वेश्चन आ गया, वही वाला जो भी बता रहे थे। इफ़ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। यही कंडीशन है कि अगर दो कोलिनियर है या पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती होंगे। तो किसी से अब यहीं पे एक छोटा क्वेश्चन आ गया कि द वैल्यू ऑफ लेमडा व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल हैं तो दो काम कर सकते हो, या तो कोई लैम्डा लगा के एक दूसरे के बराबर कर सकते हो या उनको एक दूसरे के बटे में भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आई के कोफिशिएंट के नीचे आई का कोफिशिएंट तो 2/8 हो जाएगा, 3/में लैम्डा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 वेक्टर दे रखे हैं, एक बार देख लेंगे। ए वेक्टर बराबर दे रखा है -3i, ठीक है, सॉरी 2i -3j और प्लस का k वेक्टर। तो ये हमें दे रखा है a वेक्टर और दूसरा जो हमें दे रखा था वो b वेक्टर दे रखा था 8i प्लस लैम्डा j प्लस 4k, 8i प्लस लैम्डा j प्लस का 4k। अब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, पैरेलल। वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर v। तो हम क्या कर सकते हैं, इनका कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर हम लाइक टू लाइक, मतलब ऊपर नीचे लिख के भी कंपेयरिंग ही होती है, प्रोपोर्शनल टाइप में बना देंगे। ठीक है, तो 2/8 -3 लैम्डा और 1/4। तो ऐसा नहीं, अब ये 3 इक्वेशंस बन गई। आप किन्हीं भी 2 इक्वेशंस को ले लो, चाहे फर्स्ट और सेकंड को ले लो या सेकंड और थर्ड को ले लो, ऐसा नहीं कि लैम्डा की वैल्यू बदल जाएगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो लास्ट 2 को ही ले लो, तो इसकी गुणा इससे करेंगे, 4 3 -12 बराबर लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -12 आ गई। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। ठीक है, आपको यूथ में मिलेगा भी कि 2 वेक्टर्स पैरेलल है तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकलवा लेगा आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। कोप्लेनर का मतलब जो वेक्टर एक प्लेन में लाइज करते हैं उनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, क्या है, इफ़ द वेक्टर लाइन इन द सेम प्लेन, मतलब जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबकी लाइन अगर एक प्लेन में है तो हम उनको क्या बोलेंगे कि वो वेक्टर कैसे हैं, कोप्लेनर है। क्या लिखा, इफ़ 2 वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है, आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, क्या लिखा है, 2 वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, वट सच 3 और मोर वेक्टर्स मे आर मे नॉट बी कोप्लेनर। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ को समझाना चाहूँगा, 2 पेन से समझ लो। जैसे मान लो एक पेन मैंने इधर लिया, एक इधर लिया, जैसे यहाँ पे रख दिया, तो ये दोनों वेक्टर क्या है, एक प्लेन में आ रहे हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने एक को ऐसे लिया और एक को ऐसे ले लिया। ठीक है, एक को इस तरह से खड़ा कर दिया, तो आप सोचेंगे नीचे वाला तो एक प्लेन में, ऊपर वाला दूसरे प्लेन में। तो इसके लिए मैं अगर मान लो इस तरह से कागज़ लगा लूँ, अभी कागज़ ज़मीन पे है, अब कागज़ को खड़ा कर लें, क्या दिक्कत है, हमें एक प्लेन पे लेके आना है ना। तो मान लो मैंने कागज़ को ऐसे कर लिया, ये वाला तो यहाँ पे आ गया, और ठीक है, और वो वाला क्या हुआ, इसी प्लेन पे चिपक गया ऐसे। ठीक है, तो कुल मिला के ये एक ही प्लेन पे आपने लाइज करा दिए ना, इस तरह से देख सकते हो आप। ठीक है, अभी क्या है, मैं कर ऐसे ही रहा हूँ। अब इसी कागज़ को ऐसे समझ लो, अब इसी कागज़ को अगर मैं खड़ा कर दूँ तो प्लेन तो वही हुआ ना, तो एक ही प्लेन में लग गए। ठीक है, तो 2 वेक्टर हमेशा एक प्लेन में लाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनका सेम इनिशियल पॉइंट है तब। ठीक है, बट अगर उनका सेम इनिशियल पॉइंट नहीं है तो अलग अलग भी हो सकते हैं, बट 2 तो ऑलवेज एक प्लेन में आ सकते हैं। बट तीसरा है, जैसे मान लो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, कोई मान लो तीसरा है। ठीक है, तो तीसरा मान लो इस तरह से हो गया, यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे क्या, ये 2 तो एक प्लेन में है, तीसरा मतलब अगले प्लेन में चला गया, मतलब इसकी पूरी की पूरी लाइन इस प्लेन पे नहीं आ रही। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे वेक्टर्स जिनका लाइंस एक ही प्लेन में हो, जैसे अब ये तीनों एक प्लेन में आ गए। ठीक है, पूरी लाइन। अब ये नहीं कि खाली इनिशियल पॉइंट इस वेक्टर पे मिल रहा है तो बोल दिया आपने तीनों एक ही में हो गए, नहीं, तो ये दोनों एक पे हैं, बट ये तीसरा वाला बाहर हो गया। तो आप कैसे भी कॉपी को आप या प्लेन को रख लीजिए, 3 वेक्टर हमेशा एक प्लेन में आप लाइज नहीं करा पाएंगे ऑलवेज। ठीक है, अगर आप गिरा देंगे तब वैसे तो कर सकते हैं, ऑलवेज की बात कर रहा हूँ, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, 2 वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर ऑलवेज कोप्लेनर। व्हाट सच 3 और मोर वेक्टर्स मे आर मे नॉट बी कोप्लेनर। आप ऐसे उनको एडजस्ट कर सकते हो कि वो कोप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं। अब लिखा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उस चीज़ को समझना है। यहाँ से मेन अब चीज़ें स्टार्ट होने लगी हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कैसे निकालते वो समझेंगे। अब मान लिया डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं उसी को, या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है वो चीज़ समझना है। जैसे मान लो लेट ए एंड बी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स।
ध्यान से समझिएगा। ए और बी हमारे दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन इट्स स्केलर product is denoted by a vector dot b vector and is defined as a vector dot b vector equal to magnitude of a vector magnitude of b vector into cos theta। ठीक है, अब इस चीज़ को समझाना है क्या, वो समझ लीजिए, जो भी मैंने यहाँ पे बोला है वही चीज़ समझाते हैं। अभी समझा, एक सेकंड लगेगा बिल्कुल। अब देखो हमारे स्टार्टिंग में क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये हमारे पास दो वेक्टर हैं जो कैसे हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ठीक है, कैसे हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और इनके बीच का एंगल बिटवीन, जो इनके बीच का है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो कितना है, थीटा है। ठीक है, तो जैसे एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, इनके बीच का एंगल अभी क्या बोले, थीटा है। तो वो निकलेगा कैसे, तो ये तो समझ गए, दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो इसको हम इसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो समझना, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट में डॉट लगाना दिखना चाहिए, अगर डॉट नहीं दिखेगा तो वो अलग मतलब हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। अगर दो वेक्टर के बीच में कोई चीज़ नहीं तो वो तो डॉट समझा जाएगा, बट अगर एक स्केलर है वो है तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो वहाँ डॉट नहीं लगा तो बिल्कुल अलग मतलब हो जाएगा। ठीक है, ग्रेड से डाइवर्जेंस कब बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ एक डॉट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डेल एफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, डेल एफ मतलब सॉरी ये यहाँ पे वेक्टर हटाओ, तो डेल एफ ये हमारा है ग्रेडियंट, और डेल डॉट एफ अगर कर देंगे वेक्टर का तो ये बन जाएगा डाइवर्जेंस। ठीक है, और यहीं पे क्रॉस कर देंगे तो ये बन जाएगा कर्ल। तो ये डॉट का बहुत ज़्यादा अलग अलग मतलब होते हैं, तो ये नहीं कि अपनी मर्जी में तुमने कहीं डॉट लगा लिया कहीं गुणा लगा दिया तो ये हाँ सबका मतलब बदल जाएगा, या कहीं दो के बीच में चिन्ह नहीं लगाया, चिन्ह नहीं लगा है, दो खाली सिंपली लिखें डेल डॉट एफ ग्रेडियंट है, डेल डॉट वेक्टर एफ लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये निकलता स्केलर का आंसर वेक्टर देता है, ये निकलता वेक्टर का आंसर स्केलर देता है, ये वेक्टर का निकलता आंसर भी वेक्टर ही आता है। तो ये चीज़ें भी कई बार पूछी गई हैं। तो यहाँ पे तीनों का मतलब आप समझ रहे होगे, देखो डेल डॉट एफ, डेल ये डॉट नहीं है सॉरी उसमें, और ये डेल क्रॉस है। तो यहाँ तीनों का मतलब ये मत समझिए कि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, ये डॉट लगा दिया तो भी गुणा है, ये क्रॉस लगा दिया तो भी गुणा है, या डॉट क्रॉस और सिंपल छोड़ देने का, तीनों का मतलब अलग अलग हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी है। तो अभी क्या पढ़ना है, हम पढ़ रहे थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब चाहे डॉट प्रोडक्ट बोलिए या स्केलर प्रोडक्ट, तो होता क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जो भी एंगल बन रहा है उसकी कोज्या के साथ प्रोडक्ट होता है। अब जो वेक्टर होता है उसको मैग्नीट्यूड होता है, चाहे उसको सिंपली ए लिखिएगा या ए वेक्टर के ऊपर मॉडुलस लगा दीजिएगा, एक ही मतलब है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वी कॉस थीटा, तो दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉस थीटा का मान भी निकाल सकते हैं, या तो आपको दो वेक्टर दे रखे हैं सिंपली इस फार्मूले से एंगल निकाल सकते हो, या कॉस थीटा को डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है वो नीचे पहुँचा दो, तो ये भी हमारा कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा। सिंपली समझ रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ से अभी थोड़ा बेसिक स्टार्ट होने लगा है। ठीक है, जो पेपर में पूछा जा सकता है, अभी तो बहुत कम हुआ है। ठीक है, बट होता क्या है ना कि जब चीज़ों को समझाने लगते हैं तो टाइम बहुत स्पीडली भागता है। अब देखो जरा मैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उसको समझा, जैसे 2i है प्लस का 3j प्लस का 4k। ठीक है, और v वेक्टर बराबर जैसे मान लो 3i माइनस का 4j प्लस का 8k, ये दिया हुआ है। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब जैसे आपको मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, फिर इस चीज़ों को समझाएंगे कि ऐसा ही क्यों होता है, अलग क्यों नहीं होता। ठीक है, 3i माइनस का 4j, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाएंगे जो शायद कई लोग पढ़ते हुए उस चीज़ को नोटिस नहीं करते और सिंपली ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे पहला नंबर उठाओगे तो इधर तीनों से गुणा करोगे ना, जैसे 3 नंबर इधर हैं 3 नंबर इधर हैं, तो गुणा में टोटल 9 पद आने चाहिए, बट 9 पद नहीं आएंगे, पद 3 ही आएंगे। तो वो 6 पद कहाँ चले जाते हैं उन चीज़ों को समझाएंगे। अभी केवल गुणा करेंगे, आई की गुणा आई से करेंगे तो 3 दूनी कितना 6, आई डॉट आई 1 हो जाता है,
ठीक है। अब आई की गुणा जे से करते तो माइनस का 8 आई जे हो जाता है, आई डॉट जे 0 हो जाता है। तो सेम के साथ जो यहाँ पे देख लो, सेम के साथ जो डॉट होता है वो 1 होता है, अदर के साथ जो डॉट होता है वो 0 होता है। ये कैसे आता है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए आई की गुणा हम करते तो तीनों से, आई से भी करते, जे से भी करते और के से भी करते, तो एक आई वाले से 3 पद निकलते, ऐसी जे वाले से भी 3 निकलते, के वाले से भी 3 निकलते। बट होता क्या है, सेम की गुणा सेम के साथ, ठीक है, होती है, अदर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो इसलिए आई डॉट आई 1 हो गया, तो इसलिए 3 दूनी 6। ऐसे जे का जे से करेंगे 4 तियाँ 12, के का के से करेंगे 8 चौक 32, ठीक है। क्योंकि ये स्केलर है तो नंबर स्केलर ही निकल के आएगा। तो 32 और 6 कितना हो गया 38, 38 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ पे 26 आंसर आ जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। क्योंकि ये स्केलर निकाल लो ना, स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट, तो नंबर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ज़रा आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के ये बन कैसे हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है कि ये बन कैसे हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि आई डॉट जे या आई डॉट के, मतलब कोई भी दो हों, अदर जो होंगे, ठीक है, वो सब 0 हो जाते हैं, या जे डॉट के, ठीक है, ये 3 ही रहेंगे, आगे पीछे घूम के वही हो जाएंगे। क्योंकि जो डॉट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोले या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोले, तो ये डॉट में बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता, वो अभी आप गुणा करके चाहे इसको आगे रखते या इसको पीछे रखते, गुणा ही तो करनी थी, तो गुणा तो बराबर ही आ जाएगी। तो इसलिए स्केलर प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर होते हैं, ठीक है। अब पहला काम ये है और दूसरा काम इसको 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो 0 सबसे पहले ये वाला प्रूफ करते हैं। जैसे ये यहाँ से समझिएगा, ये आई वेक्टर है, ये जे है, यहाँ पे मान लो ये के है, ये डॉटेड मान लो, ठीक है, इसका डॉटेड ही। अच्छा 3 में करेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, फिर वैसे ही बना दिया। यहाँ अगले पेज पे समझाते हैं, इस तरह से समझिएगा, आई जे और के रियल में ऐसा नहीं है, के इस तरह से है, के क्या है आई जे के ऊपर है, इस तरह से, ठीक है, समझ रहे होगे। तो ये के जो है वो दोनों से 90 डिग्री बना रहा है। अब एक चीज़ ज़रा समझने का कोशिश करेंगे, तो आई और जे के बीच का एंगल निकाले, तो आई और जे दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल पहले तो, अच्छा आई डॉट आई वाले को कर रहे हो ना, तो हम क्या निकालना है, ए वेक्टर भी हमारा आई है और बी वेक्टर भी हमारा कितना आई है, क्योंकि हम आई डॉट आई के बीच का एंगल, तो आई और दूसरा भी आई, तो सेम आई के ऊपर आई हो गया, तो कोलिनियर हो गए, है ना, कोइंसाइड कर गए। तो कोइंसाइड कर गए तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, आई डॉट आई, इनके बीच का एंगल 0 हो गया। फार्मूला पढ़े हो, ए डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी का मैग्नीट्यूड और साथ में कितना होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे आई हो गया और यहाँ भी आई हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई और साथ में कॉस 0 हो गया। तो आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे किसी का भी अभी मैग्नीट्यूड निकाला, आई प्लस जे प्लस के में जो मैग्नीट्यूड बताए थे, क्या होता है, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। तो आई का भी 1 है, मान लो जे में यहाँ 2 लिख दिया, तो इसका 4 हो जाता और इसका 1 हो जाता, √6 आ जाता। अब सिंपली आई लिखा केवल एक, तो इसके आई का कोफिशिएंट 1 का 1 ही हो जाता। तो इसलिए आई का कोफिशिएंट 1, इस आई का कोफिशिएंट 1 और कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो सेम का डॉट समझ गए हो गए 1। अब जे होता तो भी यही आता, जे डॉट जे के डॉट के होता तो भी यही आता। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है आई डॉट जे। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये आई बना हुआ है और ये आपका जे बना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है 90 डिग्री। तो ए वेक्टर जो है हमारा वो आई है, वी वेक्टर हमारा जे है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। मैं बहुत बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पेपर जब करोगे ना, क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे हवा में उड़ाओगे बिल्कुल, ठीक है। बट थ्योरी में मेरे को बहुत टाइम लगता है समझाने में, क्वेश्चन कराने में टाइम इसीलिए नहीं लगता क्योंकि मैं थ्योरी में ही इतना टाइम ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे समझेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, बराबर क्या होगा, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और साथ में क्या होगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ए क्या है आई, बी क्या है जे, ठीक है। अब यहाँ आई वेक्टर का मॉडुलस और जे वेक्टर का मॉडुलस और साथ में cos 90 हो जाएगा। तो आई का मॉडुलस 1 होता है, जे का मॉडुलस 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 0। ऐसे ही हम कोई भी दो ले लेंगे अदर, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे में आई जे के परपेंडिकुलर होते हैं। आई जे के 3 मैचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, वो भी यूनिट मॉडुलस के साथ होते हैं, क्योंकि सभी का मॉडुलस भी 1 होता है। आई जे के आर 3 मैचुअली परपेंडिकुलर यूनिट मॉडुलस वेक्टर होते हैं, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो आई डॉट जे, अदर के साथ जब हम डॉट करते हैं, आई जे में से किसी के साथ भी
डॉट कर दो, सेम को हटा के वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आई की मल्टीप्लाई सिर्फ आई से कर रहे थे, और आई गायब कैसे हो जा रहा था, तो वैसे होता क्या, गुणा में आता। देखो मैं 2 की गुणा सबके साथ करके दिखा रहा हूँ, तो 2 की गुणा 3 से करते तो वो 6 हो जाता, साथ में आई डॉट आई हो जाता। अब ये 4 3 12, अब इसका आई डॉट जे बन जाता, सिर्फ आई वाले की करते। अब जिसकी गुणा अगले वाले से भी करते, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी कितना होता है 16, आई डॉट के बन जाता। तो आई डॉट आई तो 1 हो जाता, तो ये 6 बन जाता। अब आई डॉट जे 0, जे डॉट के वो भी 0 हो जाता, तो सिर्फ 6 बचता, इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए अब दिमाग में ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आई की गुणा हम जे और के से क्यों नहीं करते हैं, बट वो 0 हो जाता है क्योंकि वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ से एक कंडीशन और भी निकल के आ गई कि जो 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जैसे अभी आपने निकाला है आई डॉट जे, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। इस पे भी बहुत सारे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, जो चीज़ें हैं वो मैं अभी लगभग सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, ठीक है। अब जैसे 2 वेक्टर्स हैं, उनका डॉट कैसे निकलता है देख लीजिए। यहाँ पे क्या बोले, एक वेक्टर ये है, ये आई डॉट आई बताया था, जे डॉट के बताया था कैसे 0 होता है, ठीक है। बाकी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स होते हैं उनको यहाँ पे लिख रखा है। नोट्स आपको इतने बेहतरीन मिलेंगे, ठीक है, आप कहीं भी कंपेयर कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी, ठीक है। और मेंस लेवल पे तो जब मेंस आएगा तो इससे भी अच्छा चलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे राइट करना है वो मैं पूरा प्रॉपर लिख के बताऊँगा, और बस आपको प्रैक्टिस करना है उसी का। अब यहाँ समझ लीजिए ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, तो आई की आई से तो A1 A2, जे का जे से, B1 B2, C1 C2, बस सिंपली गुणा हो गई। ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर है तो आई की आई से करेंगे तो 3 की 1 से किया 3, 2 का -2 से किया 4, 1 का 5 से किया 5, तो 5 4 9, और 9 में से 5 और 3 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उनको हमें समझना है। अभी हम पहला प्रॉपर्टी बताए थे कि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ए डॉट ए बोले तो इसको ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं, या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, या सिंपली ए स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको सिंपली अभी बोला था कि जो मैग्नीट्यूड होता है ऐसे लिखिए, आप चाहे ऐसे लिखिए। अब दोनों तरफ वर्क कर दोगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। अब ये चीज़ तीनों बराबर कैसे होती है उसके लिए देखो मैंने साइड में एक एग्जांपल लेके समझाया है। ए वेक्टर A1 आई A2 जे A3 के है। अब ए की ए से जब डॉट करेंगे तो आई का आई से होगा, तो A1 की A1 से होगी, A1 स्क्वायर। या सिंपली जैसे निकालते हो ना मॉडुलस, वैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें ए का ए से डॉट करना है ना, तो ऊपर भी यही होगा नीचे भी यही होगा, तो A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर हो गया। अब ये बन गया ए वेक्टर। अब ए वेक्टर का मॉडुलस ले लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और सिंपली अब इसका स्क्वायर करोगे तो फिर से यही आ जाएगा। जैसे ये तो हमने केवल गुणा करी, इसको 1 बना दिया। अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर किया तो भी वही आ गया। अब देखो इक्वेशन 1 ए वेक्टर के स्क्वायर और ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि ए वेक्टर का जो मॉडुलस होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। और मॉडुलस को हम सिर्फ क्या कर देते हैं, विदाउट स्क्वायर भी, मतलब वेक्टर मॉडुलस हटा के वेक्टर भी हटा दें तो भी लिख सकते। तो ये चारों चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, इस चीज़ को समझना है हमें, ठीक है। दूसरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की हम गुणा आती तो डायरेक्ट ये है, फार्मूला तो पढ़ा ही है आपने, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी। बट रियल में गुणा इस तरह से होती नहीं है। गुणा कैसे होती है वेक्टर में वो समझ लीजिएगा। ये कभी भी आप ऐसा मत करिएगा कि आपने मर्जी देखा और सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, वैसे नहीं होगा। तो ये होता है अलग अलग। जैसे ए वेक्टर स्क्वायर में लिखा तो डॉट लगा के उसको दोबारा लिख सकते हो। जैसे अभी बताए थे कि ए वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे, डायरेक्ट होल स्क्वायर नहीं करेंगे। तो ए वेक्टर का ए वेक्टर से करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर से करें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बी का ए से करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अभी देखो 2 का डॉट हो तो उसको स्क्वायर में बदल सकते, तो ये ए वेक्टर का स्क्वायर। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अभी बोले थे दोनों बराबर होता है, तो इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो। अब ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाए, तो ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ए बी वेक्टर 2 टाइम्स ए बी वेक्टर, मतलब ए डॉट बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से अब खोलने के लिए आपको पता है खोल सकते हो, बट
जनरली जो मल्टीप्लाई होती है वेक्टर्स में वो इसी तरह से होती है जो ऊपर अभी लिख के आपको बताया है। समझ गए होंगे? ठीक है, आगे देखेंगे। ये चीज़ समझ गए। अब 1 2 3 प्रॉपर्टी हुई। चौथी प्रॉपर्टी ये है, मान लो स्केलर मल्टीप्लाई के डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर एडिशन पे, तो सिंपली कोई दिक्कत नहीं, इसका ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ हो जाएगा प्लस ए वेक्टर का डॉट सी वेक्टर के साथ हो जाएगा। सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, एक 5वीं प्रॉपर्टी है, ये चौथी प्रॉपर्टी थी कि ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस। अभी ये पॉजिटिव होगा, अब हमने इस पे लगा दिया नेगेटिव, तो पूरी क्वांटिटी कैसी बन गई? नेगेटिव। तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से कैसी होगी? छोटी होगी। और ये किससे छोटा होगा? दोनों के अलग अलग मॉडुलस से छोटा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताया गया। सिंपली समझ गए होंगे इस चीज़ को। देखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे हम एक चीज़ जैसे समझाना चाहते हैं, जैसे आपने अभी ए प्लस बी का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला पढ़ा था, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला क्या था? ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस बराबर में क्या दिया? कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू में होता है कॉस थीटा। यहाँ से 2 प्रॉपर्टी आप अच्छे से समझिएगा। जैसे जो कॉस थीटा की रेंज होती है वो होती है -1 से 1, -1 से 1 होती है। अब एक चीज़ समझिएगा, अगर कॉस थीटा का मान अगर मैं -1 रख दूँ तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा ही प्लस रहेंगे। डिपेंड किस पे करेगा? इस पे करेगा। ये दोनों तो हमेशा ही बराबर देंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अगर हमें मिनिमम निकालना है तो वो क्या होगा? निगेटिव वैल्यू लगा देंगे, अर्थात माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर हो जाएगा। अभी जो प्रॉपर्टी समझाते हैं उसी से समझा रहा हूँ। और अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अगर हमें मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कॉस की 1 होती है, तो हम 1 लगा देंगे। 1 लगा देंगे तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकल जाएगा इस चीज़ से। तो वही अभी बताए थे आपको पीछे प्रॉपर्टी में कि अगर नेगेटिव कर देंगे तो ये मिनिमम वैल्यू देता है और ये मैक्सिमम वैल्यू देता है, और डॉट तो हमेशा बड़ा है, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के साथ तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हमें और समझना है कि जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, जैसे अभी एंगल कितना भी हो सकता है, जैसे माइनस बनाया इसका मतलब कॉस 180 होगा, तो ये कंडीशन है। अगर हमारा कॉस 0 हो जाता तो ये बराबर में 1 हो जाता। अगर मान लो 90 हो जाता तो ये वैल्यू 0 हो जाती। तो ए डॉट बी 3 चीज़ें दे सकता है आपको। क्या दे सकता है? 3 चीज़ें, या तो हमारा प्लस में वैल्यू देगा, या माइनस में वैल्यू देगा, या 0 देगा। 0 तो आपको फिक्स है, जब π/2 होगा, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी, तब तो ये वैल्यू देगा। ठीक है, नेगेटिव कब देगा? जब 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है भाई, जब कॉस की वैल्यू 90 से बड़ी होती है, क्योंकि फर्स्ट में तो सभी प्लस ही होते हैं ना, और नेगेटिव आएगा किसकी वजह से? ये तो दोनों मॉडुलस हैं, तो ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। नेगेटिव होगा किसकी? कॉस की वजह से आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमेशा कॉस प्लस का ही होता है, तो 0 से 90 तक तो प्लस ही रहेगा। तो अगर थीटा का मान वेरी करे 90 से पाई तक, तब ये नेगेटिव में जाएगा। अब पहला, अगर थीटा का मान वेरी कर रहा है कितने? 0 से π/2 तक, तब ये कैसा रहेगा? प्लस रहेगा। तो इस चीज़ पे डिपेंड करें। अगर थीटा का मान हमारा 0 से 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कॉस, इसका मतलब प्लस वैल्यू आएगी। और π/2 से पाई तक जा रहा है तो ये, अगर सिंपली 90 हो गया तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। तो ये 3 चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे समझिएगा, अगर ये हमारा कोई 0 वेक्टर है और ये इस नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या? दोनों को डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। अब यहाँ से एंगल ये आपको पहले ही समझा चुके थे, अभी जब फार्मूला निकाला था तब आपको बता दिए थे कॉस थीटा। जैसे कॉस थीटा का फार्मूला होता क्या है? पहले हम डॉट निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी बराबर में कितना? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी। मॉडुलस ना लगाए तो सिंपली हम ए बी भी लिख सकते हैं ऐसे, ए वेक्टर बी वेक्टर बटे ए बी। ठीक है, जैसे फार्मूले से बताए थे। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो अभी बोला था अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब देन क्या हो सकता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? 0 होगा। तो ये तो पहली कंडीशन है, फिक्स है। ठीक है, कि अगर 2 वेक्टर का
परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। बट इसी का अगर रिवर्स करें, अगर हमें दे रखा है कि दो वेक्टर का डॉट जीरो है, दो वेक्टर का डॉट कितना है भाई, जीरो है, तो दो वेक्टर का डॉट अगर जीरो दे रखा है तो कंडीशन क्या, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से तीन केस बनेंगे। तीन केस क्या बनेंगे, या तो मान लो हो सकता है ए वेक्टर जीरो हो, तब भी दोनों का डॉट करेंगे जीरो, जब एक वेक्टर जीरो है दूसरे से गुणा करेंगे जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो तीन केस हो सकते हैं कि या तो ए वेक्टर जीरो हो सकता है, या बी वेक्टर का मान जीरो हो सकता है, या दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं, परपेंडिकुलर, तब तीन चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे आपने सीखा, अगर डायरेक्टली आपको पता है कि ए और बी परपेंडिकुलर है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, पहला केस। दूसरे केस में अगर आपको गिवन है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो है तो यहाँ से तीन केस बनेंगे। ए वेक्टर जीरो हो सकता है, बी वेक्टर का मान भी जीरो हो सकता है, या ठीक है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो सकता है, अर्थात दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी। तो डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स का दिया तो आप डायरेक्टली 90 डिग्री नहीं बोलेंगे, किसी एक का मान जीरो तो भी मल्टीप्लाई जीरो हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें समझ आ गई होंगी। यही आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो सीधे बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, अगर सीधे सीधे अगर दो वेक्टर्स का डॉट जीरो दिया है तो तीन कंडीशन, ए जीरो हो सकता है, आर बी जीरो हो सकता है, या थीटा 90 हो सकता है। वही चीज़ें यहाँ बता दी हमने। अब यहाँ पे लिखा है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर बराबर है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बट अब यहाँ पे कितने केस बन सकते हैं उस चीज़ को समझिएगा। तो आपको दिया क्या है, यदि इन्होंने बोला है कि बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर है, अगली जो कंडीशन दी है वो दी है कि ए वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, सॉरी ए वेक्टर है, क्योंकि बी बराबर सी है ना, तो ए से ए लेफ्ट में कट जाएगा तो ये सिंपली बी बराबर सी आ जाएगा। तो अब तो ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये दिया है तो आप ये बोल सकते हो, बी बराबर सी दिया है तो आप ये बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर दिया है तब आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ए से ए काट दें बी बराबर सी आ जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी तीन केस बन सकते हैं, जैसे इसको उठा के इधर लेके आओ तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब दोनों में हम ए वेक्टर को कॉमन कर सकते हैं तो इधर बी माइनस सी बनेगा। अब देखो, एक वेक्टर इसको लो, एक वेक्टर इसको लो, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, जीरो। तो पहला केस तो यहाँ पे यही बन गया, क्या बन गया कि ए वेक्टर एंड बी माइनस सी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं, आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो पहला केस ये बन गया। अब दूसरा मान लो जीरो है तो दूसरा केस ये हो सकता है कि ए वेक्टर बराबर जीरो हो, या ठीक है, तीसरा केस ये बन सकता है कि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर जीरो हो, वी माइनस सी बराबर जीरो हो, मतलब बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर हो। तो तीन केस बन सकते हैं। अगर बी बराबर सी दिया तो डायरेक्टली आप ये बोल सकते हो, बट अगर ये बराबर में दिया है तो आपके पास तीन केस निकल के आ गए। हो सकता है दोनों परपेंडिकुलर हो, या हो सकता है ए जीरो हो, या हो सकता है इन दोनों का डिफरेंस जीरो हो, बी बराबर सी हो। तो इतने केस बन सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि लेफ्ट से एक कहानी में आ गए तो राइट को भी उल्टा कर दिया। ठीक है, जैसे ए डॉट बी बराबर जीरो है तो आपने बोल दिया परपेंडिकुलर है। ठीक है, नहीं, अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो बोल सकते हो, डॉट जीरो है तो तीन केस बन गए। तो वही चीज़ यहाँ पे था। तो आज आपको खाली प्रॉपर्टी करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा वही चीज़ अभी जो बताए थे। ये आइडेंटिटी नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि अभी स्क्वायर बता दिए थे कैसे खुलता है, चाहे आप ऐसे खोलिए चाहे मॉडुलस लगा दीजिए, ऐसी डिफरेंस का। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ए प्लस बी ए माइनस बी का भी मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ भी चार बनेंगे, ए बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर वो बनेगा माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो वो कट जाएगा। ठीक है, इसलिए बचेगा। अब अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और उनका प्लस अलग अलग के प्लस के बराबर है तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लिए, उनके एंगल क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि 2ab वाला बनेगा और 2ab में क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा जाके। इस चीज़ को अगर हम प्रूफ अभी करा देंगे, यहाँ पे लिखा है, चलो साथ साथ में देख भी लो। जैसे चौथी प्रॉपर्टी का प्रूफ, ए टोटल का प्लस उनके अलग अलग के प्लस के बराबर है तो हम बोल रहे हैं पैरेलल है। पैरेलल कब बनेंगे, जब उनका एंगल 0 डिग्री होगा। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलिए, होल स्क्वायर खोलेंगे तो इधर तो ये खुल जाएगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। चलो मैं इसको करके बता देता हूँ।
ठीक है, क्या करके बता देते हैं कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस उनके अलग अलग के मॉडुलस के बराबर आ जाए, ठीक है, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल होता है, अर्थात वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, या तो 0 होगा या 180 होगा। कैसे होगा वो चीज़ समझो। अब मान लो मैं इनका क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, या अभी उसको छोड़िए, अभी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए। ये तो हमें प्रूफ करना है ना, हम उसको नहीं लेके चल रहे हैं, हम इसको लेके चल रहे हैं। तो इसको कैसे गुणा करेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसे ही तो गुणा करेंगे, प्लस लगा हुआ है ये, ठीक है, स्क्वायर को। अभी आपने पढ़ा था किसी के मॉडुलस का स्क्वायर उसके स्क्वायर के बराबर होता है वेक्टर के। तो अभी ये जो स्क्वायर है इसको हम मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर कर सकते हैं, ए प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली इस तरह से यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद इधर ए का ए से डॉट कर लेंगे, तो ए वेक्टर का डॉट ए का बी से करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। इसका इससे करेंगे प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, और इधर बी वेक्टर डॉट स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स, क्या 2 टाइम्स 2 ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा। और इधर इसको ए वेक्टर का स्क्वायर, ये तो मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर ही हो जाएगा सिंपली। अब ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोनों बराबर होते हैं, तो हम दोनों को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही लिख लेते हैं, जैसे पीछे बोला, ये मॉडुलस का स्क्वायर। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा कि क्या करना है आपको, ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। जब इतना क्लियर हो गया तो अब करना क्या है, जो बचा है उसको काट दीजिएगा, उसको काट दीजिएगा। जब काटेंगे जैसे इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और इस वेक्टर से ये वेक्टर कट जाएगा। अब इधर आया 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, और इधर क्या आ गया 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया। अब ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो ऐसे खुलेगा नहीं, तो ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा इनके फार्मूले से। क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और साथ में क्या होता है कॉस थीटा। तो अब ये हमारा 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये तो कट जाएगा 2 से। नेक्स्ट लाइन में जो हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर में कॉस थीटा, तो ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, बराबर में कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1, 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 की, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं कि अगर हमारा प्लस उनके अलग अलग मॉडुलस के बराबर हो, तब ये कहानी आप कर सकते हो। हमने क्या कर लिया था, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया था, ठीक है। ऐसी अब समझिएगा इसको, आप एक लाइन समझ नहीं पाएंगे। शुरुआत की लाइन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैंने ऐसे कैसे लिख लिया था। एक लाइन दोबारा समझ लो, ये दिया ना मॉडुलस और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दिया था। अब मैंने दोनों तरफ अभी स्क्वायर किया था, ज़रा ध्यान से समझिएगा, आप समझोगे डायरेक्ट कैसे हो गया। इसका स्क्वायर किया, इधर इसका स्क्वायर किया, ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर तो सीधे खोल दिया था मैंने, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। इस साइड में जो हमारा मॉडुलस था, जैसे मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर लिख लिए, तो पहले इसको क्या लिखे, ये लिख लिए स्क्वायर को। फिर अगली लाइन में इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखे, और इधर यही चल रहा था, इसकी गुणा इधर करी थी, इसकी इधर करी थी, वही फिर कट गया था, ठीक है। तो आपने देख लिया एंगल कितना आ गया था, 0 आ गया था, ठीक है। अब प्रॉपर्टी, अगर इनका स्क्वायर उनके अलग अलग के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो यहाँ पे होता है 90 डिग्री। क्या होता है, उनके बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अगर उनका प्लस उनके डिफरेंस के बराबर आ जाए तो भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अगर ये आपने देख रखा है सीधे अगर मिल गया, कहीं ऐसी कंडीशन दे रखी, तो आप डायरेक्टली लगाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। और अलग अलग है तो पैरेलल लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा यहाँ तक ख़त्म होता है आज, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज हमने जो थ्योरी कराई है, कल उसके क्वेश्चंस भी कराएंगे और आगे सब चलता रहेगा 3-4 लेक्चर में, ठीक है। इधर वेक्टर की थ्योरी ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद जो चलेगा आगे की थ्योरी चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा और बेसिक थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।